अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे आज स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। एक फैंटास्टिक मूव हम कह सकते हैं मार्केट के अंदर ली गई, खासकर तकरीबन 1900 अबव पॉइंट्स का इजाफा इन सिंगल डे देखा गया, विच इज़ कॉल्ड कि हम कह सकते हैं कि बुल रन वापस आ चुका है। क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट के लेवल्स जहां पहुंच चुके थे 1,60,000 को टच करते हुए दिखाई दे रहे थे, वहीं मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक किया, एक अच्छी चेंज के साथ, एक ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दी और डेली बेसिस पे कुछ पॉइंट्स ही सही बढ़ते हुए दिखाई दी। मंडे के दिन भी हमने देखा, ट्यूसडे में भी देखा और आज के दिन वेंसडे के दिन मार्केट ने अच्छी चेंज की। और साथ साथ यही मूवमेंट हम कह सकते हैं, मंडे के दिन तो खैर मार्केट में एक डिप्रेशन पाया जा रहा था, लेकिन ट्यूसडे एंड वेंसडे मार्केट की स्टेबिलिटी के साथ, एक कंसोलिडेशन के साथ बढ़ती हुई मार्केट इस बात की हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही है, ट्रस्ट बिल्डअप कर रही है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है मार्केट के अंदर, वो चार्म भी मौजूद है और अब मार्केट के अंदर वही नंबर्स वापस आएंगे जैसे ही जो इंटरनेशनल हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट क्लियर हो रहा है, तमाम जो पॉजिटिविटी है वो वापस आ रही है और एक रूटीन वर्क देखा जा रहा है। इसी तरीके से मार्केट भी रूटीन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हमारे पास कुछ और न्यूज़ भी हैं, आपके साथ शेयर करते चलते हैं। ईसीसी ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की जो एक रिफॉर्म्स हैं या तंजीम नौ है उसकी मंजूरी दे दी है, तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे, क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे, किस तरीके से ये काम करेगा और किस तरीके से इसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाए। साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान के जो ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के समंदर में तेल और गैस की तलाश के हवाले से, यानी कि नई डिस्कवरी जो है वो हम देख रहे हैं कि पहले तो हमेशा हम देखते हैं ना लैंड डिस्कवरीज होती थी, अब वाटर डिस्कवरीज पे भी बात हो रही है, सी डिस्कवरीज पे भी बात हो रही है। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। तकरीबन 20 साल बाद ये दोबारा शुरू हुआ है, तो इससे क्या फ़ायदे होंगे। इंटरनेशनली ये एक्सरसाइज होती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ लैंड डिस्कवरीज हो रही थी, वाटर डिस्कवरीज नहीं हो रही थी। अब यहाँ भी ऑयल एंड गैस की तलाश की जो एक हम कह सकते हैं नया स्टार्टिंग पॉइंट है वो देखा गया है, तो एक अच्छी बात है। जितना जितना R&D होगी उतना ही हमारे लिए, और खासकर फ्यूल की कंजम्पशन को मद्देनजर रखते हुए दिस इज़ वेरी कंपलसरी। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। जुलाई टू अप्रैल अगर हम आपको बताएं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जो तमाम फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसमें तकरीबन 67.7% का इजाफा देखा गया है, यानी कि 11.068 जो बिलियन डॉलर्स है इस तक पहुंच चुकी है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे, खुसूसी रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको प्रोग्राम में, और साथ साथ पाकिस्तान और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में कर्ज मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, एक और MOU साइन हुआ है और ख़ासकर ADP ऑलरेडी पाकिस्तान की काफ़ी प्रोजेक्ट्स में जो है वो हम देख रहे हैं कि शेयर करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पर एक और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सामने आया है, आज ये बात करेंगे। साथ साथ सुकुक से आपको बताएं, सुकुक जो बॉन्ड है इससे हासिल करदा तकरीबन 35% तक माहौलियाती मंसूबों पर खर्च होगा। जितने इससे फ़ायदे होंगे सुकुक बॉन्ड से, उतना ही इसका पैसा क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो हम देख रहेंगे कि इसको खर्च किया जाएगा। तो ये भी बात करते हैं, उससे पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकॉनमी के हवाले से, जो कि ऑफ कोर्स जो अप्रैल हमारे पास FDI और फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से वो देखते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन रिपोर्ट। पाकिस्तान को रवा माली साल जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 के दौरान गैर मुल्की माली मुआवनत, कर्जों और ग्रांट्स की मद में 11.068 अरब डॉलर मौसूल हुए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 67.7% ज्यादा है। ये इजाफा पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, क्योंकि इससे ज़रिया मुबादला के ज़खायर, बजट सपोर्ट और मुआशी इस्तेहकाम में मदद मिली है। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक इस मुआवनत में सऊदी अरब, चीन, जापान, इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक जैसे ममालिक और इदारों का अहम किरदार रहा। सऊदी अरब की जानिब से 3 अरब डॉलर के टाइम डिपॉजिट्स और 1 अरब डॉलर से जायद कर्ज ने पाकिस्तान के मालियाती निजाम को इस्तेहकाम दिया। इसी तरह कसीरुल जहती इदारों ने तरक्याती मंसूबों, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी शोबों के लिए अरबों डॉलर फराहम किए। ग्रांट्स की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि ये बगैर वापसी की इमदाद होती है। जापान, चीन, जर्मनी और दीगर ममालिक से मिलने वाली ग्रांट्स सेहत, तालीम और तरक्याती मंसूबों पर खर्च की जाती है, जिससे हुकूमत पर माली दबाव कम होता है। माहिरीन के मुताबिक गैर मुल्की मुआवनत वक्ती तौर पर मईशत को सहारा देती है, ताहम मौजूदा हुकूमत बरामदात, सरमायाकारी और मकामी वसाइल में इजाफा करके मईशत को खुद कफील बनाने के लिए मौसर अमली इक़दामात कर रही है। जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो।
सबसे पहले ये बताइए क्या कहेंगे, रिपोर्ट आपने देखी है, हम देख रहे हैं एफडीआई में फाइनेंशियल असिस्टेंस में भी इजाफा हो रहा है, साथ साथ रिजर्व्स की जो एक अमाउंट है वो बढ़ती चली जा रही है, हमारे पास एक अच्छे रिजर्व्स बिल्डअप हो रहे हैं, और साथ साथ अगर बात करें तो एफडीआई के भी मौके बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि आज की जो रिपोर्ट है उसमें वो बता रहे हैं कि 67.7% इंक्रीज़ हुआ है। ये इसमें कर्ज़ भी है और ग्रांट्स भी हैं और लेन देन सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे यानी मईशत का ग्राफ है वो इस बात की अलामत है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट, यानी अगर आप अंदाज़ा करें तो सिर्फ ये देखें कि जापान ने सबसे ज़्यादा ग्रांट दिया, फिर सऊदी अरब ने दिया, उसका चीन ने दिया, फिर सऊदी अरब। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि हमारे फिर तरसीलात ज़र का हमारे सामने है। तो मैं ये समझता हूँ, जबकि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो काफ़ी लंबा गैप है, जिससे आपको पता चलता है कि इस साल सूरत यानी पिछले 10 माह में सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि 67.7 का इजाफा देखा गया, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इससे जो बाहर लोग बैठे हैं, बैनुल अक़वामी जो ग्लोबल मार्केट में बैठे हुए, उनका जो ट्रस्ट बिल्डअप है वो बहुत बेहतर मस्बत हो रहा है। और ऐसे वक्त में जब आपको पता है कि हम लोग इस वक्त क्राइसिस में इस हवाले से हैं कि ईरान अमेरिका के जंग के जो असरात हैं वो यूँ तो पूरे गल्फ़ पे और एशिया पे हैं, लेकिन हम पे इसलिए ज़्यादा हैं कि हम यानी मुआशी तौर पे हम कमज़ोर हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी और हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो यानी वज़ीर ख़ज़ाना है औरंगज़ेब साहब, उनकी आप समझिए काविशों का नतीजा समझ लें, पीआर का नतीजा समझ लिए, या इसके अलावा जो सफारती कोशिशें उनका नतीजा समझ लीजिए कि हम एक जगह अगर क्राइसिस में आते हैं, जैसे कि पिछले दिनों आ गए थे हम यूएई के हवाले से, जब उनको कर्ज़ वापस करना पड़ा, तो दूसरी तरफ फौरी तौर पे हम ये देखते हैं कि हमारे साथ 1, 2, 3, 4 ममालिक खड़े हुए हैं। अच्छा, ग्रांट्स का बड़ा हिस्सा जैसा कि आपने खुद कहा जापान से आया है, उसका चीन से आया, उसका सऊदी अरब से। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न की जानिब से मंगल के रोज़ बाकायदा जारी करदा आदाद शुमार भी उन्होंने दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में जो यानी मेरी नाक़िस राय समझ लें वो ये है कि जो हम बहुत सारे क्राइसिस में, और ये बजट आने के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि गो के हमें यकीन है, यानी मुझे कम से कम यकीन है कि इस बजट में कुछ सख्त चीज़ें भी आएंगी जो आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी हालात के तकाजे के लिहाज से। लेकिन उसके बावजूद जो हम ये देख सकते हैं कि पिछले 2, 2.5, 3 साल में हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव ऊपर जा रहा है। उसमें जैसे कि पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत के हवाले से भी लोग परेशान हैं सब कुछ। लेकिन अगर आप बैन देखें राइट एंड लेफ़्ट, तो आपको ये महसूस होगा कि अगर एक तरफ सख्ती है तो एक तरफ नरमी है। एक तरफ अगर आप क्राइसिस से, दूसरी तरफ इंटरनेशनल जो आपके ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट, वो बढ़ रहा है। असल देखिए सारा खेल यही है कि अगर आपका फाइनेंशियल मार्केट में आपका ग्लोबल ट्रस्ट एक बार कायम हो जाए तो बहुत सारे, आपने देखा है एशियाई बैंक हमारे साथ है, वर्ल्ड बैंक हमारे साथ है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हमारे साथ है, आईएमएफ ने हमें बहुत सारे जो क्राइसिस थे उससे उन्होंने गाइडलाइन भी दिया और निकाल भी दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है आदाद शुमार, ये हमारे मुल्क के लिए काफ़ी मुफीद है और आवाम के लिए भी मुफीद है। राइट। फातमी साहब ये भी बताइएगा कि जहां हम ये इनिशिएटिव्स देख रहे हैं वहीं गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से भी बात करते हुए दिखाई दे रही है। ईसीसी ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की मंजूरी दे दी है, तो ये भी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसके क्या बैकग्राउंड है और किस तरीके से ये आगे काम करेगा। देखिए पीएनएससी जो है ये हमारा वाहिद कौमी शिपिंग इदारा है सरकारी। अच्छा, ये काफ़ी क्राइसिस में है। उसकी वजह यह है कि पीएनएससी आज से 30-40 साल पहले ये इंटरनेशनली बड़े इदारों में से आता था, फिर बदकिस्मती से हमारी गलती से आवाम की हुकूमत सी हम ग्रेजुअली नीचे आए। हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो जहाज़ नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। ऐसे वक्त में गवर्नमेंट ने बहुत सारे इदारों में ये कोशिश की है कि इसे निजकारी के ज़रिए निजात दिला दी जाए, वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जैसा कि पीआईए में आपने देखा कि अभी निजकारी हुई, पीएनएससी में उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि बजाय निजकारी के उन्होंने इसको एनएलसी जो है पाकिस्तान की आप समझे सबसे मुस्तनद लॉजिस्टिक कंपनी। और हम जब एनएलसी का हमारे जहन में तस्वुर आता है कि ट्रक चलाना या ट्रेलर, ऐसा नहीं है। एनएलसी एक बहुत बड़ा इदारा है जो ग्लोबली भी और नेशनली भी
तमाम ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से एक ज़िम्मेदार काम करता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको, तो जो पीएनएससी एनएलसी को इन्होंने 30% दिया, इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए पीएनएससी को निचकारी कर दें और प्राइवेट सेक्टर आ जाए या बाहर से लोग आ जाए या इन्वेस्टर आ जाए, तो हमारे यहाँ जो माहौल है वो भी बड़ा अजीब गरीब है कि लोग बातें बनाने लगते हैं कि इसकी ये वजह, इसकी ये वजह, इसकी। तो इन्होंने एनएलसी को दिया तो आप समझिए कि एक सरकारी इदारा दूसरे सरकारी इदारे के पास जा रहा है और एक सरकारी इदारा जो है दूसरे सरकारी इदारे की 30% जिम्मेदारी ले रहा है। अच्छा, इसमें सिर्फ इसी पीएनएससी के हवाले से नहीं, इसमें जो आपने देखा दानिश स्कूल के हवाले से, यूथ के हवाले से भी जो बड़े सारे फैसले किए गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो उसूली मंजूरी दी गई है, इससे आने वाले वक्त में हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा आप समझे ऊपर जाएगी या उजागर करेगी। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले कई प्रोग्राम में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं पीएनएससी के हवाले से, पीएनएससी के हवाले से हमें बड़ी सारी परेशानियां थीं। मैं समझता हूं कि इन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत ज़हानत से काम किया कि इसे एनएलसी को दिया है। एनएलसी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इदारा है और उनके यहाँ डिसिप्लिन है। और मैंने जैसा कि कहा कि अगर हम इसे दे देते, फ़र्ज़ कीजिए किसी सरमाएदार को या किसी बिजनेस मैग्नेट को या किसी बाहर के इन्वेस्टर, तो 10,000 बातें बनती। तो ये बहुत सेफ़ जगह से सेफ़ जगह चला गया। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। यानी कि पीआईए के हवाले से बात करें या पीएनएससी के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपरली फ्रेमवर्क के साथ सामने आ रहे हैं, यानी कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सामने आ रहे हैं। वेल फातमी साहब, ये भी बताइए कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के समंदर में जो डिस्कवरीज हैं उसको फोकस किया जा रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो पहले तो डिस्कवरीज लैंड पे की जाती थी ऑयल एंड गैस के हवाले से, लेकिन अब डिस्कवरी के लिए अपना होराइजन बढ़ाया जा रहा है और अब हम सी यानी कि समंदर के अंदर भी करेंगे और जो वाटर डिस्कवरीज हैं इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो क्या समझते हैं कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास और किस तरीके से ये आफ्टर 20 ईयर्स के बाद ये रीइंस्टेट हुआ है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मैं समझता हूँ बहुत कामयाब। आपने खुद ही कह दिया 20 साल के बाद ये कोशिश की गई है 2025 में इस हवाले से, जिसको हम कहते हैं ऑफ शोर बिड राउंड। यानी ये फैसला किया गया कि जो समुंदर के इलाके, ख़ास के मकरान और सिंध के इलाके में जो समुंदर है, इसमें हमारे पास जो ख़बरें हैं, यानी जो मौजूदा टेक्नोलॉजी के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें ये है कि इसमें बेशुमार दौलत छुपी। अच्छा, आपको जैसा आप ख़ुद जानती हैं कि पाकिस्तान बाज़ मामलों में दुनिया के खुशकिस्मत तरीन मुल्क है। हमारे पास सोना है, हमारे पास तांबा है, जो रेकोडिक के हवाले से बात करते हैं, हमारे पास कोयला है थर में मौजूद। तो इसी तरह समुंदर में भी हमारे पास बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, जिसको हम अब तक, उसकी दो वजह है। उसकी एक वजह तो ये है कि हमने कभी वहाँ तक पहुँचने की सोची नहीं, और दूसरी अहम वजह ये कि हमारे पास ज़राए नहीं हैं। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुहर्रिक है। आप देखो रेकोडिक पे भी काम कर रहे हैं, थर पे भी वो काम कर रहे हैं, पंजाब और पख्तूनख्वा में भी वो मुख्तलिफ इलाक़ों में जो रेयर मिनरल हैं उस पर भी काम कर रहे हैं, जेम स्टोन पे भी काम कर रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि ऑफ शोर बिडरॉन में जो 2025 में दस्तखत हुए थे, इसको गए सही मानों में अब ये मुआहदा तय पाया, और इसमें इन्होंने दोनों जोन पे 54,000 जो वो है मुरब्बा किलोमीटर है, उसमें इन्होंने अलग अलग जोन बनाए, तकरीबन 23 से 24 जोन बनाए हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों को देंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है, और जिसमें इन्होंने टाइम भी दिया, 23 ब्लॉक्स की मंजूरी दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वज़ीर आज़म साहब और ये हमारे जो कैबिनेट का फ़ैसला है, ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक टाइम दिया है कि 3 से 4 साल में इसके नताइज बरामद होंगे, और हम बहुत सारी चीज़ों में मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में जो हमारी डिफिसिट है वो कम हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है ऑफ शोर बिड राउंड का। राइट। अच्छा फातमी साहब, ये भी बताइएगा कि सुकुक बॉन्ड्स के हवाले से हमारे पास बड़ी अच्छी न्यूज़ हैं। जितना उसका इम्पैक्ट आ रहा है, ये तमाम फंड्स जो हासिल होंगे उसके हम अमाउंट देखेंगे कि माहौलियाती मंसूबों पे, यानी कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगी काफ़ी अरसे से, तो इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। तो इसको कैसे देखते हैं, और इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान अपनी मदद आपके तहत कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं? ऑल्दो पाकिस्तान का कोई इसमें जो है वो हाथ नहीं होता डैमेज में, कार्बन एमिशन में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को ये काम करना पड़ रहा है। तो इसके हवाले से बताइएगा।
देखिए ग्रीन सुकुक जो है वो बुनियादी तौर से इस्लामी मालियाती सर्टिफिकेट है एक किस्म का, और इसकी जो बुनियाद थी वो यही थी कि ये जो बॉन्ड है इसके जो मुनाफा है ये हम खर्च करेंगे माहौलियाती यानी माली ज़रूरत पे। तो जी। अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान भी कर दिया है कि इसका 35% जो फर्स्ट रेंटल है उसके 35% को हम क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो उसमें माहौलियाती और क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और वहाँ हमें ज़रूरत। अच्छा, ये वो चूँकि शरई और इस्लामी बॉन्ड है तो इसके पैसे को हम, इसके नफ़े को हम अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आप देखते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिहाज से भी अच्छा है, और दूसरे अगर आप देखा जाए तो ये रकम जारी रहेगी जो इसमें मुस्तकिल काम करते रहेंगे। बिल्कुल। तो इसका ज़्यादातर हिस्सा गोया आबी वसाइल पे या काबिल तजदीद तवानाई पे, इस तरह के सब्जेक्ट पे ज़्यादा, मंसूबों पे ज़्यादा किया जाएगा। अच्छा, बढ़ती हुई मालियाती ज़रूरत जो है, माहौलियाती माली ज़रूरत है उस पर। तो ये जो ग्रीन सुकुक है ये समझता हूँ मैं कि ये इन्होंने जिस मकसद के लिए शुरू किया था उस मकसद पे गोया अब इनके पास ये वक्त आ गया है कि 35% से ये शुरू कर रहे हैं, और ये बहुत सारे आबी ज़खायर के हवाले से और जो दूसरे हवाले से उसमें ये ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। राइट फातमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हुआ और हम देख रहे हैं कि चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं। इकोनॉमिक अगर हम चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से तमाम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, फ्रेमवर्क सेट किए जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे उसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से टाइमली प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं उनको भी फोकस कर रही है गवर्नमेंट। तो दिस इज़ द रीज़न कि अब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेटरमेंट की तरफ देखे जा रहे हैं। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक ऑन, हमारे पास जो अपडेट्स मौजूद हैं उनको देखते चलते हैं। 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते हैं आज की मार्केट में क्या है। 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,62,896.68 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,65,081.69, लोअर वाज 1,62,895.74 सेम एज द ओपनिंग, एंड फाइनली क्लोजर 1,64,831.42 यानी कि 1,934.74 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। एक अच्छी चेंज देखी जा रही है, एक पॉजिटिविटी के साथ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है। वॉल्यूम लीडर्स भी देखते हैं आज की मार्केट में क्या है। वाओ, ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी एक्सेप्ट वन। SSGC एक अच्छे स्क्रिप्ट के साथ मार्केट में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम लीडर्स दिखाई दे रहे हैं 0.71 के इजाफे के साथ 25.93 पे क्लोजर, 25.26 मिले शेयर ट्रेड किए गए। बैंक ऑफ पंजाब सेकंड स्कॉट पे 0.5 का इजाफा 33.43 पे क्लोजर, 24.57 मिले शेयर ट्रेडेड। WTL थर्ड स्कॉट पे 0.01 का माइनर इजाफा 1.3 पे क्लोजर, 22.78 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। जबकि एक अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट भी सामने आ रहा है, हिरा TNC 0.91 का डिक्लाइन 7.26 पे क्लोजर, 18.88 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। और लास्टली हेस्कॉल 0.39 का इजाफा देखा गया, 23 पे क्लोजर रहा, 15.28 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन कुछ अनकन्वेंशनल से स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं और एक पॉजिटिव जोन में भी देखा जा रहा है कि कुछ अच्छे जो हमारे पास सेकंड टियर एंड थर्ड टियर, वही जो एक रूटीन मार्केट की देखी जा रही है, लेकिन अच्छे स्क्रिप्ट्स के साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आज के दिन इन्वेस्टर्स एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्टली हमारे पास कमोडिटीज मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,73,930 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,06,751 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस 4,542.99 डॉलर। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम रेट्स दिखाई दे रहे हैं कल की तरह, जबकि मार्केट के अंदर इट मींस के थोड़ा सा स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। ऑयल WTI पर बैरल 101.63 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 108.48 डॉलर। कमोडिटीज़ आपने देखी, ऑयल प्राइसेस में कुछ माइनर से चेंजेस दिखाई दे रहे हैं डाउनवर्ड, और ये चेंजेस बेहतर होते चले जाएंगे जब जब हमारे पास इंटरनेशनली कुछ पॉजिटिव पॉलिटिकली इंपैक्ट आएगा, तो यकीनन लोकल मार्केट में भी इसके प्राइस के इंपैक्ट्स आएंगे। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी के अपडेट्स भी मौजूद है, वो भी देखते चलते हैं।
करेंसी रेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 323.15 रुपीस, सेलिंग वाज 323.73. यूके पाउंड बाइंग रही 373.22, सेलिंग वाज 373.89. यूएस डॉलर बाइंग रही 278.5, सेलिंग वाज 279 रुपीस. एंड चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.87 रुपीस, सेलिंग वाज 40.95. नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.22 रुपीस, सेलिंग वाज 74.35. यूएई दिरहम बाइंग रही 75.84, सेलिंग वाज 75.97. कतरी रियाल बाइंग रही 76.48 रुपीस, सेलिंग वाज 76.62. एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 907.91, सेलिंग वाज 909.54. ये थे आज के करेंसी अपडेट्स। तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर भी किए हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पावर सेक्टर की बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से इकदाम किए हैं। आज बजट के इस खुसूसी सेगमेंट में हम यही डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बजट के अंदर जैसे जैसे पावर सेक्टर के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं और उस साल के अंदर कितने ज़्यादा इकदाम किए जाते हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें इस बार गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की, तो वो वाकई काबिल दीद है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन ये मौजूद हैं बताने के लिए, खासकर प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हम बात करें या फिर हम देखें कि किस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी इकदाम किए। अगर हम आईबीपीस के हवाले से बात करें, कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से बात करें, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि एडवांस मीटरिंग के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने कैसे इकदाम किए। और अगर थोड़ा सा ये बताया जाए तो कि स्ट्रिक्ट एंटी थेफ्ट जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी गवर्नमेंट ने बहुत लिए, ताकि किस तरीके से लाइन लॉसेस को और इस तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। और अगर हम थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएँ तो इनके ऊपर भी काफ़ी इकदाम किए गए। तो ये तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं खुसूसी इसी सेगमेंट के ऊपर, फिर वापस आते हैं और सेकंड सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। तवानाई का शोबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसीलिए हुकूमत ने बिजली और गैस के निज़ाम में इस्लाहात, काबिल तजदीद तवानाई के फरोग और माली खसारे पर काबू पाने के लिए मुतअद्दिद पॉलिसियाँ मुतारिफ करवाईं। रवा माली साल हुकूमत पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे की बेहतरी, बिजली की फराहमी मुस्तहकम बनाने और गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। रवा माली साल में बिजली और तवानाई के शोबे के लिए तकरीबन 1186 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की गई, ताकि आवाम और सनतों पर इजाफी माली बोझ कम किया जा सके। हुकूमत ने बिजली चोरी और लाइन लॉसेस को कम करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी मुहिम शुरू की, जबकि बिजली तक़सीमकार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए निगरानी का निज़ाम मजीद सख्त किया गया। इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर्स की तनसीब और बिलों की वसूली के लिए डिजिटल निज़ाम को फरोग दिया गया, ताकि बिजली के शोबे में माली नुकसान कम हो सकें। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी और बिजली की तक़सीम कार कंपनियों में इस्लाहात का अमल भी जारी रखा गया। काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में हुकूमत ने सोलर और विंड एनर्जी मंसूबों की हौसला अफजाई की। नेट मीटरिंग पॉलिसी को मजीद मौसर बनाने और घरेलू सतह पर सोलर सिस्टम्स की तनसीब में सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए, ताकि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार को कम किया जा सके और सस्ती बिजली पैदा की जा सके। पन बिजली के नए मंसूबों पर भी काम तेज किया गया, ताकि मुस्तकबिल में तवानाई की पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सके। गैस के शोबे में हुकूमत ने कुदरती गैस की किल्लत पर काबू पाने के लिए LNG दरामदात के निज़ाम में बेहतरी और गैस पाइपलाइंस की अपग्रेडेशन पर तवज्जो दी। सनती शोबे को गैस की फराहमी बेहतर बनाने के लिए भी मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए गए, ताकि सनती पैदावार मुतासिर न हो और बरामदात में इजाफा मुमकिन बनाया जा सके। रवा माली साल हुकूमत ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देने के लिए तवानाई के नए मंसूबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई की। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के ये इक़दाम तवानाई के निज़ाम में बेहतरी की जानिब अहम पेशरफ्त हैं और तवानाई के देर बहाल के लिए मजीद मौसर इस्लाहात और तवीलुल मुद्दती मंसूबाबंदी की ज़रूरत बरकरार है।
جی رپورٹ آپ نے دیکھی، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. وی ہیو اے گیسٹ اوور زوم، ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار احمد صاحب. آپ انرجی ایکسپرٹ ہیں، ان کو ویلکم کرتے چلتے ہیں. السلام علیکم افتخار احمد صاحب، ویری وارم ویلکم ان دا شو. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ رپورٹ آپ نے دیکھی ہے، اگر ہم بات کریں پاور ڈسٹریبیوشن سیکٹر کی یا پھر سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے جو مسائل تھے گورنمنٹ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر ڈائریکٹلی کنزیومر کو فائدہ دیکھیں تو یہاں پر ونٹر ریلیف پیکیجز بھی ہیں، ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے. تو یہ تمام انڈیکیٹرز یا تمام جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیگمنٹس گورنمنٹ نے اسی بار اس اسپیکٹس کو ایکسپلور کیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں یہ چیزیں، یہ انیشیٹوز گورنمنٹ کے؟ تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. میں سمجھتا ہوں جی گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی تو بہت زبردست انیشیٹو لیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ایکسپلوریشن کے اس سال 2025-26 جو کہ پریویلنگ ایئر ہے، اس میں 23 آف شور بلاکس کے جو ہیں وہ کانٹریکٹس ہیں وہ جو کہ 54,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا انڈس اور مکران میں اس پہ ایشو کیے ہیں. اور آپ اس کے علاوہ آپ اپ گریڈڈ پاکستان انٹیگریٹڈ انرجی ماڈل پاک آئی ای ایم جس کا ورژن 2.0 اس وقت آپریشنل ہے پلاننگ کمیشن میں. اس میں لانگ ٹرم کلین انرجی پلاننگ کا ایک فریم ورک ہے، ایک روڈ میپ موجود ہے، اس کے تحت ہی آپ دیکھ رہے ہیں روف ٹاپ پہ انسینٹیوز ہیں. اور نیپرا نے جو ہے وہ آپ کو اسمال اسکیل پہ انرجی آئی پی پی کے پروڈکشن کے جو ہے وہ لائسنس ایشو کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. آپ نے اسمارٹ انرجی کے حوالے سے لائسنس کا ذکر کیا ہے، تو سولر انرجی یعنی کہ آلٹرنیٹیو انرجیز کی اگر ہم بات کریں، ونڈ پاور بھی ہے ہمارے پاس، سولر کے حوالے سے اپرچونیٹیز ہیں، ریزیڈینشلز کے لیے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے کافی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسان بنایا گیا، یا سولر کے حوالے سے ایک ہم نے دیکھا کہ سولر پینل ہر جگہ ہر گھر میں موجود ہے، کیونکہ اس کے ریٹس کے حوالے سے کافی کنسیشنز دیکھے گئے. تو اب اس کے حوالے سے اب بجٹ کے اندر کیا چیزیں آ سکتی ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کیا کام ہوگا، اور بجٹ کے حوالے سے کیا چیزیں ہیں جو ابھی لائم لائٹ میں ہیں جو اس بجٹ کے اندر یقیناً اس کو ایڈریس کیا جائے گا؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو نیشنل گریڈ ہے ہمارا نیشنل این ٹی ڈی سی کا، اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو کہ آلریڈی چل رہا ہے، اس کو رینیو کرنے کے لیے، اور اس پہ ایک بہت میگا قسم کا بجٹ ریکوائرڈ ہے. اگر روف ٹاپ سولر کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اس میں جو بھی اس کی صورتیں ہیں امپورٹ میں ڈیوٹیز میں کمی کی جائے اور لوگوں کو امپاور کیا جائے، تو اس سے جب آپ آن سائٹ انرجی پروڈکشن میں آ جائیں گے تو آپ کو انٹیگریٹڈ جو گریڈ ہے اس پہ لوڈ کم ہو جائے گا. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے جو دنیا میں سولر پہ چل رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بچت ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کا انرجی آپ کو مل رہی ہے، گرین انرجی مل رہی ہے، سولر انرجی مل رہی ہے، بلکہ آپ کا جو نیشنل ٹرانسمیشن گریڈ ہے اس پہ لوڈ کم ہو رہا ہے. آپ کو آن سائٹ انسٹو پروڈیوس کر رہے ہیں انرجی جو کہ لوکل ایریا میں، اور وہ لوکل ایریا جو ہے وہ وہیں پہ شیئر بھی ہو سکتا ہے بغیر کسی نیشنل گریڈ کے. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہو سکتا ہے. پھر گورنمنٹ نے شیل گیس میں بھی ایک انیشیٹو 2020 سے لیا ہوا، جی ٹی سی نے ایک پلان کیا ہوا کنر میں. آپ دیکھیں بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی $30 ملین کی، اس کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کے پاس بہت اچھے نیچرل ریسورس ہیں شیل گیس کے بھی، بہت اچھی کوالٹی کی شیل گیس کے ریزروز ہیں. اس کی جو ایکسٹریکشن ہے وہ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے، اس میں کوارٹز کنٹینٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ کنزیومر لیول پہ بہت زیادہ لوگوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی بڑا ڈسکرج ہوئے ہیں لوگ سولر انرجی کے متعلق، جب اس کی نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ اس کو ایک ڈفرینٹ کیلکولیشن فریم ورک پہ کیلکولیٹ کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے اب وہ لوگوں کے لیے فیزیبل ہے. اچھا افتخار صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے آئی پی پیز ایگریمنٹ کا ذکر کیا کہ آئی پی پیز ایگریمنٹ جو ہیں وہ بھی اب دوبارہ کیے گئے، ریوائز کیے گئے، اور ساتھ ساتھ جو کیپیسٹی پیمنٹس تھیں ان کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا گیا، جو آج سے پہلے کتنے ہی سال ہو گئے تھے اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن اب اس بار گورنمنٹ نے اپنے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ
प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई है जो आज से पहले कभी नहीं की गई थी? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे पीआईए या डिफरेंट प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी देखें तो वही एक आईपीपी का भी जो मसला ऐसा था कि जो कभी एड्रेस नहीं किया गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको फाइनली अपने लिए इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन की तरफ लेके आना ही सही समझा है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे, किस तरीके से ये सॉर्ट आउट हो रहे हैं इन कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में? अब जो है वो कुछ कमी आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो आईपीपीज मौजूद थे। बिल्कुल जी, ये 2004 और 2010 के जो बहुत बड़ा क्राइसिस था एनर्जी का पाकिस्तान में, उस वक्त ये लगाए गए 15 इयर्स के, 10 इयर्स के, 20 इयर्स के प्रोजेक्ट्स थे। जब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है गवर्नमेंट की तो वो दरमियान में उसको ज़ाहिर आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं वो मेच्योर हुए तो उनको अब दोबारा से रीसेट नहीं किया गया। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। दूसरा, रीनिगोशिएट भी किए गए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आईपीपी का जो सर्कुलर डेप्थ है हमारा, बेसिकली वो एनर्जी का सर्कुलर डेप्थ है जो हमारा जी। नेशनल बजट सर्कुलर डेप्थ में कन्वर्ट हो चुका है। इतना वो इंटेंस है और इतना वो सिवियर किस्म का है। तो ये इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है, आप किसी अल्टरनेटिव जो लॉन्ग टर्म एनर्जी हार्वेस्टिंग है पाकिस्तान में उस पे इन्वेस्ट करके ये जो डेफिसिट है, जो डेट है, वहां से पे करने की कोशिश करनी चाहिए। कंज्यूमर्स पे कम से कम बोझ पड़ेगा तो फिर ही ज़ाहिर है पब्लिक जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहेगा रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी में, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी है नेट जीरो के टारगेट पूरे करने के लिए नेशनल लेवल। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से इंडिजिनस एरियाज में भी कुछ एंटी थेफ्ट ड्राइव्स भी देखी गई, और पूरे ही मुल्क के अंदर, बल्कि अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि ये एंटी थेफ्ट ड्राइव्स जो हैं वो देखी गई, ताकि किसी ना किसी तरीके से जो लाइन लॉसेज हैं इनको कवर किया जा सके। तो इसको कैसे देखते हैं आप, इसमें कितनी कमी आई है, और आने वाले दिनों में क्या उम्मीदें हैं कि इस बजट के अंदर क्या कोई नया टैक्स तो नहीं इम्प्लीमेंट होगा, या फिर कोई पुराना टैक्स वेव ऑफ तो नहीं किया जाएगा? किस तरीके से चल रहा है, तो ये हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। इसमें हुआ ये है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी थेफ्ट है वो ऑब्वियसली बहुत सी उसकी किस्में हैं। एक तो सोशल था, जो मैनेजमेंट बैरियर था उसमें एक गैप था टेक्नोलॉजी का, और एक पॉलिटिकल भी है। कुछ रीजन ऐसे हमारे हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं, रेजिलियंट हैं, वो कंप्लाइंस नहीं करते, बिल नहीं देते। तो उसमें चेंज ये आई है कि आपने जो रिफॉर्म हुए हैं फाटा के, उससे भी बहुत बड़ा एक चेंज आया कि आपको उसका रेवेन्यू मिलना शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने एक बड़ा जियोग्राफिक और जियो पोलिटिकल इनिशिएटिव लिया हुआ है पिछले, जब से रिफॉर्म है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। बड़े हाई पावर के सेंसर्स आ गए हैं जो कि एनर्जी थेफ्ट को पकड़ते हैं। और इसके अलावा आपने एडवांस मीटरिंग की हुई है, जिसमें कि आप जो अपफ्रंट मीटर जो है वो भेजते हैं स्पेशली इंडस्ट्री के लिए। तो ये कई मेजर्स हैं, थ्री थ्री डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लिया। मैं समझता हूँ काफ़ी इनकरेजिंग है, इससे एनर्जी थेफ्ट जो है वो कम हो रहा है। और जो भी लॉसेस हैं अब उनको लाइन लॉसेस नहीं कहना चाहिए, कुछ मैनेजमेंट लॉसेस भी हैं जो जो नीचे जो हमारी डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जी। कंपनीज हैं, उनके हैं मैनेजमेंट लॉसेस हैं। तो अभी बहुत सी डिस्कोर्स के मतलब है कि वो प्राइवेटाइजेशन में जाएंगी, तो एक और ज़्यादा एक सांस मिलेगी। जो पब्लिक फाइनेंस है, लोगों की जो जेब है, उस पे ये बर्डन जिस तरह बढ़ रहा है वो कम होगा। मैं समझता हूँ जब इनके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आएगी, जितनी आप इसको प्राइवेटाइज करेंगे, कंपटीशन करेगा। और फ्री एनर्जी मार्केट का जो फ्रेमवर्क है जो कि अभी निगोशिएट हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है, अब उस पर एक बन चुका है एक फ्रेमवर्क पाकिस्तान में कि एनर्जी राइट। ट्रेड होनी चाहिए जस्ट एज ए कमोडिटी। इफ्तिखार साहब, आपने जिक्र किया डिस्कोस का, तो वन लास्ट क्वेश्चन, क्या डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है तो वो कब तक आप समझते हैं कि ये अमल में आ सकता है, और इस साल क्या आप समझते हैं कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं कि ये साल जो है वो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के लिए लकी साबित हो सकता है? बिल्कुल, कम से कम दो जिस बड़ी डिस्कोर्स को तो इनको अभी कर देना चाहिए ताकि देखें फीडबैक और उसका टर्नआउट भी देखें। डिस्कोर्स में किसी किस्म की गवर्नमेंट लेवल पे और पब्लिक सेक्टर की जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये हम फ्री मार्केट जो एनर्जी ट्रेड का एक फ्रेमवर्क है जो कि नेपरा में ऑलरेडी डिस्कशन में है और चल रहा है, अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड में भी इस पे काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम ये देखें। सिर्फ एनटीडीसी जो है वो नेशनल एसेट है, सिक्योरिटी जी। इस्टेब्लिशमेंट है, वो तो रहनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, तो वही उनको रखना चाहिए। तो राइट। वेल, मैं इफ्तिखार एक्सपेक्ट साहब, करता हूँ कि दो कम से कम डिस्को जो है वो इसमें डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी, प्राइवेटाइज हो जाएंगी।
राइट, ऑफ कोर्स वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि प्राइवेटाइजेशन का अमल जल्दी हो जाए। वेल, थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। आज हमने शेयर की पावर सेक्टर के हवाले से और पावर सेक्टर की बेटरमेंट के लिए जितने गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए और जितने इकदाम अब भी हो रहे हैं और आने वाले बजट के अंदर भी किए जाएंगे, तो वो आपके साथ शेयर किया। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।